ठीक, चल देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पहले देख लेंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चंस के ऊपर सीधा आएंगे। पहले तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है जरा देख लीजिए। सबसे पहले तो हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ना है, फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, फिर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ना। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस द टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल, सारे के सारे एस्पेक्ट्स में वेल बीइंग होना क्या है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। देयरफॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल emotional and behavioral interactions among them in sex related aspects might be called reproductively healthy। यानी कि कोई ऐसा आदमी है जो या कोई भी पर्सन जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखता है, नॉर्मल इमोशंस हैं, बिहेवियर है उसका, वो क्या कहलाएगा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाएगा। ठीक, अब बात आती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज क्या हैं। देखिए इसमें हमारे इंडिया में सबसे पहले 1951 में पहला प्रोग्राम चला, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। पूरे ग्लोबल लेवल पे हम लोगों ने पूरी दुनिया में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था, इसलिए कि भाई साहब हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहे। इसमें करते क्या थे, ठीक है, इसमें क्या था, इसमें करते थे इंप्रूव प्रोग्राम्स covering wider reproductive related areas are currently operated under the popular name reproductive health and child care program। किसके कौन सा प्रोग्राम चलाया था हम लोगों ने 1951 में? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, फुल फॉर्म एब्रिविएशन RCH है, क्लियर। और इसमें करते क्या थे, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल्स about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these programs। तो ये टास्क थे। अभी क्वेश्चंस आएंगे इसलिए आपको बता देना, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस हम लोग करने जाएंगे इसके, तो ये समझ लीजिएगा, लाइंस पूरी रटना है आपको। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, ठीक है, ऑडियो विजुअल यानी बोलने वाला, यानी कि आपका जो रेडियो के ऊपर प्रोग्राम्स चलते हैं, ठीक है, विजुअल यानी कि आपको फोटोज लगा दिए गए, और गवर्नमेंट के प्रिंट मीडियाज के ऊपर जो प्रोग्राम्स चलाए गए, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने भी बहुत सारा इसमें पार्टिसिपेट किया। तो पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इन सब के ऊपर हम लोगों ने क्या करी, अवेयरनेस को क्रिएट किया। ठीक, बहुत सारी अवेयरनेस इसके ऊपर चल। अब क्यों ऐसा सब हो रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाए, ठीक है, चाइल्ड का जो बर्थ रेट है वो बढ़ जाए, ठीक ठाक, और हेल्दी रहे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना फैलें, ठीक, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए हम अवेयर कर रहे थे लोगों को। तो इसमें एजुकेशन लिया गया, मतलब एजुकेशन में हम लोगों ने हेल्प ली, एजुकेशन की, एजुकेट कर दें लोगों को, कि लोगों को ये पता चल जाए कि भाई साहब ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। तो ये सेक्स रिलेटेड इश्यूज को हम लोगों ने इसमें उठाया। और सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। क्योंकि अब सक्सेसफुल होना था तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए थी, और मटेरियल सपोर्ट भी चाहिए था। अब इसमें करते क्या क्या है, these essentials to improve care of people of reproduction related problems like, अब क्या क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगे, like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problems और infertility। ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, मतलब इस चैप्टर में हम लोग इनके ऊपर ही सारी ज्यादातर बातें करेंगे हम, क्योंकि मेन मुद्दों के ऊपर जा रहे हैं। अब एक यहाँ पे चीज और आई, एक टेक्निक यहाँ जो लिखी हुई है, स्टैट्यूटरी बैन, यानी कि हमने संवैधानिक तरीके से हमने इसके ऊपर बैन कर दिया, इलीगल कर दिया एमनियोसेंटेसिस को। अब ये एमनियोसेंटेसिस क्या होती है, कोई बताएगा? हाँ बताइए। सर हम लोग स्किन सेल्स निकालते हैं। स्किन सेल्स,
एमनियोटिक फ्लूइड निकल। हाँ, एक फीटस जब माँ के अंदर होता है तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड से कुछ इस तरीके से चिपका हुआ रहता है और इसके आसपास एक फ्लूइड रहता है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। वो जो लिक्विड है वो क्या कहलाता है? एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। और उसमें ये फीटस की स्किन सेल्स बाहर की तरफ होती हैं, तो हम इस फ्लूइड को इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं और उन सेल्स को डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके डीएनए को चेक कर लेते हैं कि क्या बर्थ रिलेटेड इश्यूज तो नहीं आएंगे, यानी फर्दर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मान लीजिए उसकी जो जैसे हमने एडीए डिफिशियंसी की बात करी थी, एडेनोसिन डी एमिनेज एंजाइम की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं बनेगी, तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं आ जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ चूंकि हम सेल पूरी निकाल रहे हैं, एक बच्चा पैदा होने वाला है उसकी सेल, तो उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि क्या एक्स और वाई क्रोमोसोम है या नहीं। अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम होंगे तो वो लड़का होगा, और एक्स और वाई क्रोमोसोम नहीं या एक्स एक्स होंगे तो वो लड़की होगी। तो हम इसमें सेक्स को भी डिटरमाइन कर सकते थे, तो स्टैट्यूटरी बैन कर दिया गया एमनियोसेंटेसिस का फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन और इलीगली चेक इंक्रीजिंग मेंटेनेंस ऑफ फीमेल फिटिसाइड। तो इससे क्या होगा? फीमेल फिटिसाइड जो है, यानी कि जो कन्या भ्रूण हत्या है, फीमेल फिटिसाइड, ये कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको बैन किया गया। किसके लिए? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन किया गया। ऐसा नहीं है कि एडीए डिफिशियंसी के लिए बैन कर देंगे कि साहब बाकी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं आप ना चेक करें, वो चेक करें, लेकिन क्या नहीं चेक करेंगे? सेक्स नहीं चेक करेंगे कि पैदा होने वाले बच्चे का सेक्स क्या है। खैर, हमारे इंडिया में और अपने लखनऊ में एक संस्थान है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसने एक दवा बनाई जिसका नाम था सहेली। वो भी आगे आएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड में। अभी हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करेंगे। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। अब क्वेश्चन ये आता है कि साहब ये सब चीजें हम लोग जो कर रहे हैं, अभी पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज की बात आई, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है तो क्या करना पड़ेगा? बर्थ को कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के लिए पहले तो कुछ इश्यूज की बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे कंट्रोल होगा। इन द लास्ट सेंचुरी ऑल अराउंड द डेवलपमेंट इज वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड। तो देखिए, क्योंकि हमारे पास सारी फील्ड्स में हम लोगों ने अच्छा काम किया, तो उसमें हमने मेडिकल की फील्ड में भी अच्छा काम किया, और जब मेडिकल की फील्ड में अच्छा काम करेंगे तो जो बच्चे पैदा होते टाइम, कभी कभी माँ खत्म हो जाती थी, कुछ बच्चे पैदा होते टाइम ही खत्म हो जाते थे, तो हम लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी आ गई कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम कर दिया हमने। वो यही सारी बातें लिखी हुई हैं, और उसकी वजह से हुआ क्या? पॉपुलेशन में द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन, लगभग 2000 मिलियन थी कब? 1900 में, रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन। 6 बिलियन पॉपुलेशन हो गई कब? 2000 में, और 2011 में 7.2 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। अपनी जो पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल पॉपुलेशन की बात चल रही है, और यही ट्रेंड हमारे इंडिया में भी मिलेगा। ठीक है, वहां क्या था इंडिया में? इंडिया में जो वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन थी एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, जब हम आजाद हुए थे, वो क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000 एंड क्रॉस 1.2 बिलियन इन मई 2011। यानी कि इंडिया में जब हम आजाद हुए तो 350 मिलियन आबादी थी, 2000 तक आते आते 1 बिलियन हो गई, और 2011 जब आया तो 1.2 बिलियन को भी आगे क्रॉस कर गई। अब इस टाइम लेटेस्ट क्या डेटा है उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी के डेटा की ही चर्चा कर रहे हैं। द रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, और ऐसा क्यों हो रहा है? रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ मतलब मॉर्टेलिटी, इसमें आता है MIMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और MMR मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन दोनों के मरने की दर, एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। देखिए, हम लोगों ने आप लोगों ने जो पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव एज होती है, प्री रिप्रोडक्टिव एज होती है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज होती है। हम लोगों ने एज के पिरामिड बनाए थे, तो उसमें यहाँ क्या कह रहे हैं? रिप्रोडक्टिव एज का इंक्रीज हो गई, यानी हमारे इस टाइम पे इंडिया में रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग ज्यादा अमाउंट में आ गए, जिसकी वजह से ये सारी कंडीशंस बढ़ रही। दो द रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम थ्रू विच वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हम लोगों ने इसमें इससे कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत कम किया। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जो प्रोग्राम था, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, उसमें हमने कुछ चीजों में तो कमी ला दी, लेकिन उतना कम नहीं कर पाए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस,
रिपोर्ट, जब हम लोगों ने 2011 की जनगणना की रिपोर्ट देखी तो क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था, लेस देन 2%, यानी 20/1000 पर ईयर, यानी कि कितना ग्रोथ रेट हो रहा था, 20 लोग पैदा हो रहे थे पर 1000 में पर ईयर के हिसाब से, रेट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, और इसकी वजह से हमारे पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज कर सकती है। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ, अब इसकी वजह से होगा क्या, जब इतनी तेजी से ग्रोथ बढ़ेगी तो क्या होगा, इन बेसिक रिक्वायरमेंट स्कार्सिटी आ जाएगी, कमी आ जाएगी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट में। वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों चीजों में क्या आ जाएगी, बहुत ही तेजी से कमी आने लगेगी, हम लोग इनको पूरा नहीं कर पाएंगे, भुखमरी होने लगेगी, खाना नहीं मिलेगा, लोगों को रहने को नहीं मिलेगा, लोग कपड़े पहनने के लिए नहीं होंगे, और भी बाकी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तब क्या होगा, तब हमारी गवर्नमेंट ने इस सब चीजों से डर के कुछ प्रोग्राम्स आगे चलाए, और उसमें हम लोग कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल मेथड्स की बात अब करने वाले हैं, धीरे धीरे हम लोग सिनेरियो बना रहे हैं। क्या करा जा रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, स्टेप जो लिया गया इसमें क्या किया गया, इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड। मोटिवेट किया गया कि छोटे छोटे परिवार रखें, छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है, ये मोटिवेशन दिया गया कि भाई छोटी छोटी फैमिली रखिए, अलग अलग तरीके के कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज करके। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट, आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे अलग अलग तरीके के, जैसे हम दो हमारे दो, ठीक है, घर में 2 बच्चे ही अच्छे, तो इस तरह से अडॉप्ट करने के लिए कहा गया कि 1 चाइल्ड नॉर्म ही होना चाहिए, यानी 1 बच्चा ही होना चाहिए। स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, मैरिज की जो एज थी वो लड़कियों की कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई, और लड़कों की कर दी गई 21। एंड इंसेंटिव गिवन टू द कपल विद स्मॉलर फैमिलीज ऑफ 2 एंड अदर मेजर्स, यानी कि इंसेंटिव भी दिया गया, लोगों को पैसे भी दिए जा रहे हैं कि भाई साहब आपको इसके लिए हम कुछ सुविधाएं भी देंगे, अगर आपके 2 बच्चे या उससे कम होंगे परिवार में तो आपको क्या करा जाएगा, कुछ इंसेंटिव भी मिलेगा, ठीक है। टू टैकल दिस प्रॉब्लम लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज कंट्रासेप्टिव मेथड्स। चलिए अब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जिनसे हम प्रिवेंट करेंगे अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, जो हमें मदद करेगी। क्लियर हो गई बात। एन आइडियल कंट्रासेप्टिव, अब देखिए कंट्रासेप्टिव का मतलब क्या है, गर्भ निरोधक गोलियां। कंट्रासेप्टिव का मेथड का मतलब क्या है, गर्भ निरोधक गोलियां। अब क्वेश्चन ये करा जा रहा है गर्भ निरोधक उपाय क्या क्या हो सकते हैं, एक आइडियल कंट्रासेप्टिव क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। एंड आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, कैसा हो वो यूजर फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, और रिवर्सिबल हो विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। समझ में आई बात या नहीं, देखिए आपको समझ में आया। आइडियल कंट्रासेप्टिव यानी कि एक आइडियल, जैसे आइडियल टीचर होता है, ठीक है, आइडियल ड्रग होती है, एक आइडियल कंट्रासेप्टिव होने की क्या क्या शर्तें हैं। सबसे पहला क्या होना चाहिए, वो यूजर फ्रेंडली हो, यानी जो यूज करे वो आसानी से हो पाए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, इजीली अवेलेबल, यानी कि हर दुकान पे, मोहल्ले, गली में भी मिल जाए। तीसरी चीज क्या है, वो इफेक्टिव हो, यानी कि वो काम भी करे, इफेक्ट डाले, जिस चीज के लिए आपने यूज किया है वो काम होना भी तो चाहिए, और रिवर्सिबल भी हो, यानी कि आपने जब तक यूज करना है तब तक यूज करिए, उसके बाद अगर नहीं यूज करेंगे तो उसका काम नहीं होगा, आप अपने नॉर्मल बच्चे पैदा करिए, ठीक है। हाँ, और लीस्ट साइड इफेक्ट या कम साइड इफेक्ट हो, यानी कि साइड इफेक्ट भी उसके या तो कम हो या ना ही हो कोई साइड इफेक्ट। क्लियर हो गई बात। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, और एक और बड़ी बात, ये आपकी सेक्स ड्राइव में कोई इंटरफेयर ना करे, ठीक है, या डिजायर में कोई इंटरफेयर ना हो के साथ। जब से हमने वो दवा लेना शुरू करी मेरा कुछ मन ही नहीं करता ये सब करने का, ये ना हो, इंटरफेयर ना करे। समझ में आ गई बात या नहीं। और सेक्सुअल एक्ट में, इन सब चीजों में कोई भी यूजर्स के लिए सेक्सुअल एक्ट और सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर में कोई भी क्या हो, इंटरफेयर ना करे।
A wide range of contraceptive methods are presently available. हम लोगों के जो वाइड रेंज है कंट्रासेप्टिव मेथड्स की वो अभी अवेलेबल है। अब कौन कौन से वो कंट्रासेप्टिव मेथड हैं जो हमारे पास हैं इस टाइम पे, वो कैटेगरी में देखिए। सबसे पहला नाम आता है नेचुरल या ट्रेडिशनल, ठीक है। दूसरा बैरियर, तीसरा आईयूडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स या इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड। ये हमारे कुछ ऐसे मेथड है जिनको हम लोग अभी कंट्रासेप्टिव मेथड है जिन्हें यूज कर रहे हैं। क्लियर? अब देखते हैं एक एक करके इन सब के बारे में। नेचुरल मेथड्स पढ़ो। देखिए नेचुरल मेथड हम तेजी से आपको बताएंगे। नेचुरल मेथड जो होते हैं उसमें पहला आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब कि जब आपके लैक्टेशन के ड्यूरिंग होता है वो, नहीं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस पीरियड्स के ड्यूरिंग। हाँ, abstain coitus from day 7 10 to 7, यानी कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल के 10वें दिन से लेके मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 28 या 29 डेज का होता है, जिसमें 10वें दिन से लेके 7वें दिन तक आप क्या करें? एब्सटेन करें, बचें किससे? कॉपुलेशन से, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जिसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि ओव्यूलेशन होगा, उस टाइम पे आप स्पर्म ना डालें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक। ये तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो गया। एज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट्स कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। तो ये इस पीरियड को हम क्या कहेंगे? फर्टाइल पीरियड कहेंगे। देयरफॉर बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम कॉइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंट्रासेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड, ठीक। दूसरा मेथड, ये भी नेचुरल मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? विथड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्ट्स, ठीक है। क्वाइटस इंटरप्शन होगा, यानी कि आप कॉपुलेशन कर रहे थे लेकिन जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला हुआ आपने अपने पेनिस को विथड्रॉल कर लिया फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स से बाहर निकाल लिया, यानी कि ये क्या हुआ? विथड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्ट्स। ये अनदर मेथड है जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। So to avoid insemination, और insemination नहीं होगा इस वजह से। लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये भी तीसरा नेचुरल मेथड है। लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है कि जब फीमेल जो है वो बर्थ करती है, यानी कि उसके बच्चा होता है, तो क्या है लगभग 6 महीने तक का एक पीरियड रहता है जिसमें लैक्टेशन पीरियड कहलाता है, जिसमें वो दूध पिलाती है अपने बच्चे को। उस पीरियड में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, यानी कि ओव्यूलेशन बंद हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो ये भी नेचुरली आप इसमें भी बच सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है, ये तो नेचुरल मेथड हो गया। अब आता है दूसरा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होगा? बैरियर मेथड में कुछ हम बैरियर्स लगाएंगे। देखिए बैरियर का मतलब क्या होता है? हमने यहां बैरिकेडिंग लगा दिया, यहां ओवा है, यहां स्पर्म है, इन दोनों के बीच एक बैरियर लगा देंगे, उन्हें कहते हैं बैरियर मेथड, ठीक है। ओवा और स्पर्म को फिजिकली मीट ना होने देने के लिए हम कुछ बैरियर्स का यूज करते हैं। वो बैरियर्स में ये दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे कॉन्डोम, कॉन्डोम्स आर द बैरियर मेड ऑफ थिन रबर या लैटेक्स के बने होते हैं। रबर या लैटेक्स शीट के बने होते हैं that are used to cover penis in males और vagina and cervix in females। यानी कि मेल्स में ये किसके लिए यूज होंगे? पेनिस को कवर करने के लिए, और फीमेल्स में वेजाइना और सर्विक्स को कवर करने के लिए ये यूज हो रहा है जस्ट बिफोर कोइटस, सो दैट द इजैकुलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल। तो इस तरीके से कि इजैकुलेटेड जो सीमेन है वो किसमें एंटर ना कर पाए? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, किसके? फीमेल्स के। जो हमारे पास इस टाइम में नाम है, मेन गवर्नमेंट ने जो निकाला था पहला, निरोध के नाम से पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डोम का, मेल्स के लिए वो यूज होता है। यूज ऑफ कॉन्डोम्स हैज इंक्रीज्ड द रिसेंट ईयर ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट। कॉन्डोम का एक और बेनिफिट भी है। एडिशनल बेनिफिट क्या है? कि ये एसटीडीज जैसे एड्स उनको भी बचा देगा, उनसे भी प्रिवेंट करेगा। तो बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? ये डिस्पोजेबल होते हैं एंड कैन सेफ सेल्फ इंसर्टेड एंड देयरबाय गिव प्राइवेसी टू द यूजर। सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, यानी आप इसको अपने आप लगा सकते हैं, तो इसलिए ये यूजर्स को क्या देता है? एक प्राइवेसी देता है। आप यहां देख सकते हैं, ये
मेल कॉन्डोम है और ये फीमेल कॉन्डोम का यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा तो ये तो कॉन्डोम्स हो गए, इसके अलावा कुछ बैरियर मेथड्स में जो नाम आएंगे वो कौन कौन से हैं देख लीजिए जरा। दूसरे और बैरियर मेथड्स में जो नाम आते हैं वो आ जाते हैं, जैसे डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप्स हो गया, वॉल्स हो गया, ये भी बैरियर मेथड्स में होते हैं, मेड अप ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये सारे के सारे किसमें यूज होंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यूज होंगे टू कवर सर्विक्स ड्यूरिंग कॉइटस। ठीक है, इस सर्विक्स को कवर कर लेंगे कॉइटस के टाइम पे। दे प्रिवेंट कंट्रासेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ, अब ये किस तरीके से काम करते हैं? दे प्रिवेंट कंट्रासेप्शन बाय ब्लॉकिंग द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। दे आर रीयूजेबल, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये रीयूजेबल। कॉन्डोम्स रीयूजेबल नहीं थे, ये सारे के सारे रीयूजेबल होते हैं। इसके अलावा इसमें स्पर्मेटिसाइडल क्रीम्स भी आती हैं, जेलीज भी आती हैं, या फॉर्म्स भी आते हैं, आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दिस, यानी कि ये लगाया है, इसके ऊपर क्रीम्स लगा दी, स्पर्मेटिसाइडल क्रीम यानी स्पर्म को मारने वाली क्रीम्स भी लगा दी टू इंक्रीज देयर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। और ये क्या करेंगी? इनकी कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज करा देंगी। दो मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया। तीसरा मेथड जो है वो है आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। आईयूडीज जो होते हैं ये बड़े ही पॉपुलर हैं, ठीक है। इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज IUDs, these devices are inserted by doctors। ये भाई आप नहीं कर सकते हो, ये डॉक्टर्स या नर्स के थ्रू ही जाएगा। किसमें जाती है ये डिवाइस? वेजाइना के अंदर लगाई जाती है, इंसर्ट करी जाती है। समझ में आई बात या नहीं? और these intrauterine devices are presently available as non-medicated। देखिए दो तरीके के हो सकते हैं IUD, नॉन मेडिकेटेड IUDs जिसमें नाम आता है लिपस ट्यूब्स, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जिसमें नाम आ जाता है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीडोट 375, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में प्रोजेस्टासर्ट और एनर्जी 20। यानी तीन तरीके के आईयूडीज हो गए। कौन कौन से आईयूडीज हो गए? नॉन मेडिकेटेड। हाँ, पहला हो गया नॉन मेडिकेटेड, दूसरा कॉपर रिलीजिंग और तीसरा हार्मोन रिलीजिंग। ठीक, नॉन मेडिकेटेड में आ गया नाम किसका? लिप्स लूप। ठीक है, दूसरा कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीडोट 375, और हार्मोन रिलीजिंग में आ जाता है प्रोजेस्टासर्ट या एनर्जी 20। आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस। ये करते क्या हैं? आईयूडीज इंक्रीज कर देते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, एंड कॉपर आयन रिलीज सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी। ये क्या करेंगे? आईयूडीज इंक्रीज कर देते हैं क्या? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देंगे, यानी कि जो स्पर्म है उससे खाने वाली सेल्स से कहेंगे तुम अब फैगोसाइटोसिस करो, खाओ। और कॉपर क्या करेगा? स्पर्म की मोटिलिटी रेट को कम कर देगा कि ये यूट्रस में आगे जा ही नहीं पाएगा, तो मोटिलिटी रेट को कम कर देगा। ठीक है, तो फैसिलिटेटिंग द कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। ठीक, मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ये क्या करेंगे? कॉपर मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देंगे। अब हार्मोन रिलीजिंग क्या करेगा? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो होते हैं इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। तो ये क्या करेंगे? ये क्या करते हैं? जो कॉपर रिलीजिंग होते हैं हार्मोन रिलीजिंग, वो यूट्रस को अनसुटेबल कर देंगे इम्प्लांटेशन, यानी यूट्रस में क्या नहीं हो पाएगा? इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा। जो आपका एम्ब्रियो है वो यूट्रस में आके चिपक ही नहीं पाएगा, और साथ ही साथ सर्विक्स के अंदर भी ये हॉस्टाइल नहीं रह पाएंगे स्पर्म। सर्विक्स में भी ये स्पर्म हॉस्टाइल नहीं रहेंगे कि रहने लायक नहीं है। यहाँ पे भी किसकी वजह से? हमने वो जो लगा दिया है कॉपर टी। ठीक है, और कॉपर रिलीजिंग भी हो सकते हैं, हार्मोन रिलीजिंग भी हो सकते हैं, या नॉन मेडिकेटेड भी हो सकते हैं। नाम याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन जो आपके टीचर काफी पूछते हैं वो हम यहां बताते हैं। कह रहे हैं आईयूडीज आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। ये अगर तुमसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा ऐसा आइडियल कंट्रासेप्टिव है जिसमें फीमेल्स जो हैं वो चाहती हैं डिले करना या बच्चों के बीच में एक समय अंतराल रखना, उसके लिए कौन सा आइडियल कंट्रासेप्टिव है? तो वो कौन हो गया? आईयूडी हो गया। और तीसरे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है कंट्रासेप्शन का। ठीक है, कितने हो गए हमारे कंट्रासेप्शन मेथड्स? हम लोगों ने नेचुरल पढ़ लिया है, बैरियर पढ़ लिया है, आईयूडीज पढ़ लिया है। ठीक,
अब आते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल यानी जो कि मुंह से लिए जा रहे हैं कंट्रासेप्टिव। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन टू स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रॉन्स, या तो प्रोजेस्ट्रॉन लगाएंगे या प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन लेंगे, तो ये भी क्या होते हैं, ये मेथड यूज होता है फीमेल्स में। ओरल कंट्रासेप्टिव का मेथड किसमें, फीमेल्स में यूज होता है। ठीक, अब इसमें दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, या तो ये टैबलेट की फॉर्म में करे जा सकते हैं, जिन्हें हम नॉर्मली पिल्स कहेंगे, टैबलेट्स को ही तो पिल्स कहते हैं, गोलियां खाली हमने। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली, या तो पिल्स को डेली लिया जा सकता है, या फॉर कब तक, फॉर पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआत के 5 दिनों के बाद से हमसे लेना शुरू कर दीजिए। उनके 5 दिनों तक, 5 दिनों से लेके कब तक, 21 दिन तक लगातार आप लेते रहेंगे, फिर 7 दिन का एक गैप देंगे और उसके बाद फिर से शुरू कर देंगे। कब, ड्यूरिंग द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा पहला, उसके 7 दिन बाद, मतलब 7 दिन तक रुकेंगे, जब तक मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तब तक नहीं लेंगे, और मेंस्ट्रुएशन के जस्ट बाद से फिर से 21 दिन तक इसे लेते रहेंगे। It has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent contraception, यानी कि फीमेल को ये गोली रोज लेना पड़ेगी तब तक, जब तक कि फीमेल को क्या चाहिए है, कंट्रासेप्शन चाहिए, यानी कि जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तब तक इस गोली को रोज लेना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अब इसमें होता क्या है, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन as well as after alter the quality of cervix mucus to prevent related entry of sperm, retard entry of sperm। तो ये करती क्या है, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये इनहिबिट कर देंगे क्या, ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को, एज वेल एज, और साथ में ये क्या करेंगे, ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विक्स सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को भी ये ऑल्टर करेंगे। क्यों, टू प्रिवेंट यानी बचने के लिए, या रिटार्ड यानी कि कम करना किसकी, स्पर्म की एंट्री को। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेस साइड इफेक्ट्स, कौन क्या है, ये बहुत इफेक्टिव है विद लेस साइड इफेक्ट एज वेल एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, और ये बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर जाती है फीमेल्स। यानी कि क्वेश्चन फिर पूछा गया, सबसे ज्यादा एक्सेप्ट कौन करता है फीमेल को, फीमेल किसको, तो पिल्स को। सबसे अच्छा मेथड क्या है बच्चों के बीच में डिस्टेंस बनाने का, आईयूडीज। ठीक है, समझ, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा कंट्रासेप्शन मेथड यूज किया जाता है, आईयूडीज। क्लियर हो गई बात। सहेली एक न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव है जो CDRI ने बनाई है, सहेली। इसमें क्या होता है, कंटेन्स नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, इसमें कोई नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, यानी कि इसमें स्टेरॉइड्स का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, इट इज once a week, it is a once a week pill with very few side effects and high contraceptive value, यानी कि एक हफ्ते में एक बार ली जाएगी और इसके हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यूज हैं। आ जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन्स अलोन। अब देखिए, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की बात करी जा रही थी, तो प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं अलोन, अकेले, या इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स, यानी इंजेक्शंस के तौर पे आपने इंजेक्शन लगा लिया प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का, या फीमेल की जो आर्म है यहां से कट करी, और कट करने के बाद इसमें 6 मैच स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स लगा दिए, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, इम्प्लांट्स कह रहे हैं। अभी हम इसका डायग्राम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये 6 मैच से 1 2 3 4 5 6 मैच स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके यहाँ अंडर आर्म लगा दिए जाते हैं फीमेल्स में, और ये रिलीज करते रहेंगे धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन और या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन, जिससे ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ये लगभग 5 साल तक इफेक्टिव रहते हैं इम्प्लांट्स। ठीक है, तो यही बात कही जा रही है कि जो अंडर स्किन में लगा दिए जाएंगे। ठीक है, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स, जैसा कि पिल्स काम कर रही थी वैसे ये भी करेंगे, सेम ही रहता है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन combinations or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as the emergency contraceptive, यानी इमरजेंसी में आपको अगर लेना है तो आपने कहा कि अनप्रोटेक्टेड आपने कॉपुलेशन कर लिया, तो कितनी देर में आपको लेना है, ये 72 आवर्स के अंदर अगर आप लेंगे तो काफी इफेक्टिव रहेगा। ठीक, they could be used to avoid possible pregnancies due to rape or casual unprotected intercourse। ठीक है, या तो रेप या आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है तो उसमें प्रेगनेंसीज को ये अवॉइड कर देंगे। इसके बाद सर्जिकल मेथड आते हैं,
तो आपने कौन कौन से पढ़ लिया, फिर से सुनिए। आपने कौन सा पढ़ा, पहला नेचुरल मेथड, उसके बाद बैरियर मेथड, तीसरा आईयूडीज, चौथा ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है, या जिसे हम केमिकल मेथड भी कह रहे हैं। अब आ गए हम लोग सर्जिकल मेथड में, इसे हम स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, और सर्जिकली रिमूव कर देते हैं हम मेल और फीमेल के कुछ स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, कट करेंगे। देखिए इसमें दो नाम आते हैं, वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी में क्या करते हैं, वी याद करिए, वी। वेसेक्टॉमी में हम वास्ट डिफरेंस को कट करेंगे। टी ट्यूब, इसमें ट्यूब कट कर देंगे, कौन सी, फैलोपियन ट्यूब कट कर देंगे, टी याद रखिएगा। यानी कि वास्ट डिफरेंस किसमें होगा, मेल्स में होगा। तो यहां देखिए कट एंड टाई मेथड है, कट करा है और इसे बांध दिया है वास्ट डिफरेंस को। तो क्या होगा, यहां से जो स्पर्म होंगे वो ऊपर तो जाएंगे, लेकिन इसके बाद आगे नहीं जा पाएंगे। तो इस वजह से पूरी तरह से स्टरलाइज हो जाएगा, मेल से स्पर्म निकलेंगे ही नहीं, सीमेन का रिलीज ही नहीं, वो सेमिनल प्लाज्मा ही रिलीज करेगा, स्पर्म रिलीज ही नहीं करेगा। क्लियर हो गई। ऐसे ही फीमेल में यहां से कट कर देंगे तो यहां से ओवा आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब ओवा आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, आप कितने भी स्पर्म भेज दो यहाँ, यानी दोनों में से कोई एक मेथड, या तो मेल ये स्वीकार कर ले कि साहब हम अपनी वास्ट डिफरेंस घटा देंगे, या फीमेल ये स्वीकार कर ले कि हम अपनी ओविडक्ट कटा देंगे, जिससे दोनों के बीच में अब बच्चे कभी जिंदगी में होंगे नहीं। तो इसमें दूसरी खास बात, तो चलेगी। इसका रिटर्न नहीं वो कैसे चलेगी कि ये वापस से आप कहें फिर से जोड़ देंगे फिर सब सही हो जाएगा, इसका कोई रिटर्न नहीं। यही कहलाती है नसबंदी। यस, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी चलेगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, यहाँ से आपने ओवा को बंद कर थोड़ी दिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नॉर्मल चलती रहेगी, अच्छा, ठीक है। ओवा नहीं निकलेगा, हाँ। वो बाकी चीजें तो होती रहेंगी, वो यहाँ से ओवा जाएगा, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस भी हो जाती है, कुछ सेल्स होएगी जो फैगोसाइटोसिस ओवा खा जाएगी, खत्म। अब तुम पूछो ओवा कहाँ गया, फैगोसाइटोसिस हो गई, वहीं डाइजेस्ट हो गया, खत्म। समझ में आ गई बात। इस तरीके से काम चलेगा, ऐसे स्पर्म में रहेगा। चल अब आगे बढ़ते हैं, एक और मेथड आता है, तुझे होता है वो क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, ऐसे करके दिखा रहे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को ही हम एबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने इसे सुना होगा कि जब अब पूरी तरह से हो गया सब कुछ, अब बच्चा भी आ गया, एमनियोसेंटेसिस के टाइम पे पता चला कि ये बच्चा जो पैदा होने वाला है, इसकी आंख नहीं है, इसका दिमाग जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, ठीक है, सही से काम नहीं कर रहा है। तो अब उस बच्चे को पैदा करना आसान काम नहीं होगा। तो अगर ये काम हमने पहले ही करा लिया है, एमनियोसेंटेसिस का काम हमने पहले ही करा लिया है, यानी कि 1 महीने 2 महीने में हमें ये बात पता चल गई कि हेल्दी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इस बच्चे को खत्म भी कर सकते हैं, एबॉर्ट भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। या रेप के केस में कुछ लड़कियां जो होती हैं वो अभी तक उन्होंने बताया तक नहीं कि उनका रेप हो गया, और जब रेप का पता नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा कि उनका बच्चा बन जाएगा। अब दिक्कत तब आती है जब वो प्रेग्नेंट पूरी तरह से हो गई है, 1 महीना निकल चुका है, और फिर उसके बाद उन्हें दिक्कत आना शुरू हुई कि अब तो यहाँ बच्चा भी आ सकता है। तब वो क्या करेंगे, इस मेथड का यूज करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी अनवांटेड चाइल्ड को हमें हटाना है। अब उसके लिए कानून बन के आया इंडिया में, ठीक है, और मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक एक्ट आया, वो एक्ट 2017 में आ गया, ठीक। इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये करा है, और इसमें क्या है, कहा गया है कि कोई भी फीमेल जो 12 वीक तक की प्रेगनेंसी को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है, मेडिकली टर्मिनेट कर सकती है, यानी कि एक मेथड है जिसमें डॉक्टर्स जो है वो मेडिकली इसे ऑपरेट करके हटा देंगे। क्लियर हो गई बात। लेकिन अब क्वेश्चन आया कि अगर 3 मंथ की बात हो गई, यानी 12 हफ्ते, यानी 3 महीने की बात हो गई, क्या 3 महीने से ज्यादा का भी कोई हो सकता है केस? हाँ, हो सकता है। इसके लिए भी क्या है कि 6 महीने तक भी हो सकता है, अगर कोई 2 डॉक्टर्स जो है वो सहमत हो तो 6 महीने तक में भी हम इसे टर्मिनेट करा सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर तो उसमें यही सारी यहाँ बातें लिखी हुई हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस 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 यस, अगर 12 महीने हो जाए तो करा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कितने हो गए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दिया 1971, खूब कराइए, ठीक। समझ आ गई बात है नहीं? ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ रहता है, क्यों? क्योंकि देखिए अभी आपका जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम से ये अभी कम कनेक्शन जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड थर्ड के बाद आगे बढ़ेंगे, 4th 5th 6th में जितना ज्यादा डिले करेंगे उतने ही कनेक्शंस यहाँ स्ट्रांग होते जाएंगे, और
इस वजह से क्या होगा कि इसके अबॉर्ट होने में दिक्कत आ सकती है, माँ को भी दिक्कत हो सकती है। ये है बात, बाकी सब ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस, STIs, या इसी के 2-3 नाम हैं, ठीक है, सिनोनिम्स। देखिए, इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन भी कहते हैं, STIs कहते हैं, या इसे वेनरल डिजीज VD भी कह देंगे, समझ लीजिए, इसे वेनरल डिजीज भी कहेंगे, VD भी कहेंगे, या इसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन भी कह सकते हैं। इसमें जो नाम आते हैं हमारे, वो कौन कौन से नाम है, कौन कौन सी डिजीज ऐसी हैं जिन्हें हम ये कहेंगे। वो डिजीज आ गई गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटल हेपेटाइटिस, क्लेमाइडियासिस, जेराइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और इसके लिए हम आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाएंगे जो हमने बनाया हुआ है। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसको हमने कुछ इस तरीके से चार्ट में रखा हुआ है, और इस चार्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक। इस चार्ट को अगर ध्यान से देख ले आप, तो लगभग सारी चीजें हमने इसी में कंपाइल कर दी हैं, ठीक। चाहिएगा फोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, कॉजेटिव एजेंट्स जो हैं, पैथोजेंस, वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है, वायरल डिजीज हो सकती है, क्लेमाइडिया हो सकता है, या प्रोटोजोअन हो सकती है, नेमेटोड हो सकता है, एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं, या फंजाई भी हो सकते हैं। ये इन सबसे हो सकती है डिजीज। बैक्टीरिया से होने वाली एसटीडीज, ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया से होने वाली एसटीडीज कौन सी हो सकती हैं, सिफिलिस, गोनोरिया और कैंक्रोई। ये आपकी, हाँ, ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज। वायरस से होने वाली एसटीडी आ जाएगी एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जेनेटल हर्पीज, जेनेटल वॉर्ट्स। क्लेमाइडियासिस, ये क्लेमाइडिया से होती है, क्लेमाइडियासिस। प्रोटोजोन्स, ट्राइकोमोनियासिस, एमीबियासिस और जियार्डियासिस। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट बन सकता है, इसलिए। निमेटोड से होने वाली एंटीबियोबियासिस, और एक्टोपैरासाइट से स्कैबीज, और फंजाई से कैंडिडेसिस, ठीक। अब देखिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरीके से ये आपकी डिजीज फैल सकती है, ठीक। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये डिजीज कैसे कैसे फैल सकती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, शेयर्ड इंजेक्शन नीडल्स या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, यानी कि एक इन्फेक्टेड मदर से हम अगर ब्लड ले रहे हैं, फीटस में जा रहा है, तो उससे भी हो सकती है, ये एसटीडीज फैल सकती है। क्योर कैसे होगा, कैसे कैसे हम क्योर कर सकते हैं, तो एक्सेप्ट HIV infection, hepatitis B and genital herpes, all other STDs are completely curable, यानी कि इनका इलाज है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट HIV infection, hepatitis B और genital herpes को छोड़ के। कॉमन सिम्टम्स की बात करी जाए तो इसमें अर्ली सिम्टम्स में क्या आएंगे, मोस्ट ऑफ दीज डिजीज आर इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्वेलिंग और स्लाइट पेन एक्सेट्रा इन जेनिटल रीजन, ठीक है। इसके अलावा बात करी जाए अगर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिलेड ट्रीटमेंट, आपने कहा कि सब अरे ठीक है, सबको हो जाती है, जल्दी सही हो जाए, कोई बीमारी नहीं है, तब क्या होगा, अगर डिले कर दिया है, इफ प्रॉपर एंड टाइमली ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन, STDs may lead to complications such as pelvic inflammatory disease, ये PID में बदल सकती है, pelvic inflammatory disease हो सकती है, या abortions हो सकते हैं, या still birth हो सकती है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है बताइए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी फीमेल्स में जो प्रेगनेंसी होती है उसमें इम्प्लांटेशन क्या होता है, यूट्रस पे। यूट्रस के अलावा अगर किसी दूसरे जगह पे इम्प्लांटेशन हो रहा है तो इस तरीके की प्रेगनेंसी कह देंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, याद रखिएगा। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारे चीजें हो सकती हैं अगर आपने डिले करा। अब गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट दिए, एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, एसटीडीज आर मेजर थ्रेट ऑफ हेल्थी सोसाइटी, तो इसके लिए क्या हुआ, इंसिडेंस ऑफ एसटीडी सबसे ज्यादा किसमें हो सकता है, 15 से 25 साल की एज में ज्यादा हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किए स्पेशल रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम टू प्रिवेंट द अर्ली अकरेंस, अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा करा। अब कैसे बचेंगे, प्रिवेंशन कैसे करा जाए भाई, एसटीडीज से आपका प्रिवेंशन कैसे हो। एसटीडीज से प्रिवेंशन के लिए, फॉर प्रिवेंशन ऑफ द फॉलोइंग सिंपल
प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड। पहला क्या है? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स। दूसरा, वन शुड ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तीसरा, इफ अ पर्सन इज इन डाउट ही और शी मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर। इफ एसटीडी इज डिटेक्टेड वन शुड बी सेट कंप्लीट ट्रीटमेंट, और हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट करना चाहिए। कंफर्मिटी के लिए अगर हम कंफर्म करें तो कंफर्मिटी के लिए कुछ अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। कल्चर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन विद स्पेसिफिक स्टेनिंग, हम कंफर्म करेंगे, इससे कल्चर कर लेंगे और उसके बाद स्टेनिंग करेंगे, कंफर्म हो जाएगा। डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है, यूजिंग एंजाइमेटिक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यानी कि आपने कहा एलिसा टेस्ट कर लेंगे एड्स के लिए। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अगली डायग्नोसिस में आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में ये पढ़ के आए हो कि ये मेथड्स हम यूज कर लेते हैं डिटेक्ट करने के लिए। अब एक एक डिजीज के बारे में सिर्फ हमारे यहाँ, बाकी आपको पढ़ना है, जानकारी बहुत है हम, लेकिन क्योंकि रिवाइज करा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें हम यहाँ पे करेंगे। मेन चीज कारण और डिजीज और उसका पैथोजन। सिफिलिस, सिफिलिस किससे होती है? ट्रिपोनुमा पैलिडियम, याद रखिएगा। सिफिलिस के लिए जो कॉस्टिव एजेंट है वो क्या है? ट्रिपोनुमा पैलिडियम। गोनोरिया के लिए जो कॉस्टिव एजेंट है निसेरिया गोनोरी, और कैंक्रोइड के लिए जो है वो है हीमोफिलिस ड्यूक्री। ठीक है, इसमें क्या होता है ये आपके सामने यहाँ है। ठीक है, सिफिलिस की दो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है। क्वेश्चन आ चुका है, थर्ड भी तो है, एक और स्टेज भी है क्या? थर्ड, हाँ, टर्शियरी स्टेज, 3 स्टेज। तो अब आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, सिम्टम्स अलग अलग यहाँ दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़िएगा, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है, हम पूरा डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट्स इसी तरह से हम आपको देते रहेंगे। सिफिलिस और गोनोरिया और उसकी डायग्नोसिस कैसे कैसे होगी ये भी यहाँ लिख दिया है। वीडीआरएल होता है, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी है, उसमें ऐसा काम होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे फैलेगी ये, इंक्यूबेशन पीरियड यानी कितने दिन तक ये जो है वो आपको असर दिखाएंगी, आपके अंदर सिम्टम्स नजर आ जाएंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करी जाए तो कौन कौन सी दवाओं से ट्रीटमेंट हो सकता है। अब आ जाते हैं, ये थी आपकी ऊपर वाली कौन सी थी डिजीज? बैक्टीरियल। अब वायरल डिजीज में आई। वायरल डिजीज में आपके जो नाम आते हैं वो है एड्स, हेपेटाइटिस, जेनिटल वॉर्ट्स और जेनिटल हर्पीस। एड्स के लिए जो डिजीज कॉस्टिव एजेंट है वो कौन है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी वायरस। इसके बाद हेपेटाइटिस बी के लिए जो वायरस है वो है हेपेटाइटिस बी वायरस। जेनिटल वॉर्ट्स के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और जेनिटल हर्पीस किससे होगी? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के थ्रू ये डिजीज होगी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर ना कहिएगा बताया नहीं, क्योंकि अभी क्वेश्चंस आ भी रहे हैं। और इसके अलावा हम एक और जो वीडियो पूरी डालेंगे नीट के पीवाईक्यूज की, जिसमें पीवाईक्यू हम पूरे कराएंगे, उसमें भी इन सब के बारे में चर्चा होगी, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ सिम्टम्स दिए हुए हैं। कैसे इसकी डायग्नोसिस करेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कैसे डायग्नोसिस करते हैं। ट्रांसमिशन कैसे फैलेगा, एक से दूसरे में कैसे जाएगा, और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसका, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं ये भी लिखा हुआ है। एसटीडी जो क्लेमाइडिया से होगी उसका यहाँ पे दिया हुआ है, क्लेमाइडिया का पैथोजन यहाँ नहीं लिखा है, पता नहीं है। ठीक है, एसटीडी जो प्रोटोजोआ से होती हैं वो यहाँ दी हुई है, देख लीजिए। एसटीडी जो प्रोटोजोआ से होती है, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस वायरस, ये प्रोटोजोआ है, इससे होगी। अमीबियासिस एंड टमीबा हिस्टोलिटिका से अमीबियासिस हो जाएगी। जियार्डियासिस, जियार्डिया लैम्बिया, इससे आपकी जियार्डियासिस होगी। एनसीईआरटी के नाम है यहाँ पे बहुत सारे। एसटीडी होती है। यस, वो अमीबिक डायसेंट्री है हाँ। और ये अमीबियासिस है, अच्छा। अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एसटीडी जो निमेटोड से होगी, ठीक है, वो यहाँ पे है एंटीरोबेसिस, एंटीरोबस वर्मिकुलरिस। ठीक, एसटीडीज कॉल्ड बाय आर्थ्रोपोड्स, कुछ आर्थ्रोपोड्स से भी हो जाएगी, जिन्हें एक्टोपैरासाइट कहना है, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, सारे एसटीडीज जितने भी है, फंगस के थ्रू जो एसटीडीज होंगी वो यहाँ लिख दिया है, वेजाइनल ईस्ट, कैंडिडा एल्बिकेंस। ठीक, सारी चीजें हमने कर दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं वापस एनसीईआरटी पे और देखते हैं कि भाई एसटीडीज तो पढ़ लिए सारे, अब क्या आगे का अगला टॉपिक आया? इनफर्टिलिटी। अगला टॉपिक आता है ये आप लोगों का सिलेबस कट कर दिया, इनफर्टिलिटी आया। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी क्या होता है? देखिए साहब,
अभी तक तो ये बात थी कि साहब बच्चे हमारे ज्यादा ना हो, उससे बचने के तरीके थे, और अगर कोई डिजीज आ रही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो उसके बारे में बात हो गई। अब बात आती है कि अगर फर्टिलिटी बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोशिश पूरी जारी है, लगातार आप काम कर रहे हो लेकिन बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। क्या होगा, टैबलेट खाना। A large number of couples all over the world, including India, are infertile. Infertile है मतलब they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. यानी आपने unprotected sexual cohabitation किया लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। अभी तक क्या था, बच्चे हो रहे थे, उसको रोक रहे थे, लेकिन अब क्या है, बच्चे कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे। डिफॉल्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। इसकी वजह क्या है, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के रीजंस हो सकते हैं, जैसे ये फिजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, कंजेनाइटल रीजंस भी हो सकते हैं, डिजीज भी हो सकती हैं, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल या और इवन फिजियोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। अलग अलग रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। इंडिया में ऑफन फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल, एक कपल में फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारी वजह से ही बच्चे नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे मेल्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर उन्हें कुछ तरकीबें सुझाता है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART। ठीक है, अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे फिर बच्चे हो सकते हैं। जिसमें पहला आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब क्या होता है, हमने लैब में फर्टिलाइजेशन किया आउटसाइड द बॉडी। अगर हम फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं कहीं तो उसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और फिर एम्ब्रियो बनाएंगे और एम्ब्रियो बना के उसे हम ट्रांसफर कर देंगे वापस। देखिए, हम क्या करते हैं, हमने फीमेल से एग ले लिया, मेल से स्पर्म ले लिया, इन दोनों को लैब के अंदर हमने क्या करा दिया, फर्टिलाइज करा दिया। फर्टिलाइज कराने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, बन जाएगा क्या, जाइगोट। अब जाइगोट 24 घंटे में ही उसमें क्लीवेज शुरू हो जाएगा। और ये सब क्या हो रहा है, हमने आर्टिफिशियल नेचुरल कंडीशन दी है, आर्टिफिशियल कंडीशन दी है, आर्टिफिशियली जो नेचुरल कंडीशन होती है उसको हमने आर्टिफिशियल बना दिया। ठीक, सारी चीजें ऐसे दे दी, उतना टेम्परेचर दे दिया, उतना न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जिसकी वजह से ऐसा होने लगेगा। अब क्या होगा, ये जाइगोट आगे डिवाइड करेगा और डिवाइड करके ये कई सेल्स में बदल जाएगा। अब वो सेल्स जो होंगी 8 सेल की स्टेज है, तब उसका क्या करेंगे, तो ये तो एम्ब्रियो बना है ना, इसके बाद अब जो बना वो एम्ब्रियो बना। अब एम्ब्रियो यहां अलग अलग कंडीशन है, 8 सेल या उससे कम या 8 सेल से ज्यादा। अगर 8 या उससे कम सेल्स है या उससे ज्यादा है तब इस एम्ब्रियो को उठा के हम फीमेल के अंदर डालेंगे, क्योंकि फीमेल ही इसे नर्चर करेगी। कंडीशन क्या है, फीमेल हेल्दी होगी, वो नर्चर कर सकती है, बस फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, वो हमने बाहर से करा दिया। ठीक, तो क्या कर रहे हैं हम, एम्ब्रियो ट्रांसफर में कर रहे हैं। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब बेबी, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब का यूज करते हैं ना ये सब काम करने के लिए, तो इसलिए इसका नाम रख दिया जनरली टेस्ट ट्यूब बेबी, लेकिन टेस्ट ट्यूब नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर। देखिए, जरूरी नहीं है कि ओवा वाइफ से ही लिया जाए, कोई डोनर भी ओवा दे सकती है। स्पर्म मेल से ही लिया जाए, यानी हस्बैंड से, कोई दूसरा भी दे सकता है। हस्बैंड अगर बना ही नहीं पा रहा है स्पर्म तो कोई दूसरा देगा, तो डोनर कहलाएगा। उसे कलेक्ट किया जाएगा और उसे जाइगोट बनाया जाएगा लेबोरेटरी के अंदर, और जाइगोट को अर्ली एम्ब्रियो विद इन अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, 8 सेल्स यानी 8 ब्लास्टोमियर तक के एम्ब्रियो को कहां हम डाल देंगे, ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब। कहां डाला जाता है, ये फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है, यानी कि इसे हम फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। इसे क्या कहते हैं, इंट्रा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट। इसे क्या कहते हैं, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक, ये याद रखिएगा। और अगर एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, 8 या उससे ज्यादा हो गए हैं, तब इसको कहां डाल देंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यूट्रस के अंदर डायरेक्ट डाल देंगे, इसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। और इसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियोज formed by in vitro fertilization, fusion of gametes within the female could be used to such transfer to assist those females who cannot conceive. ये उनके लिए किया जाता है जो कंसीव नहीं कर सकते, उन फीमेल्स के लिए
किया जाता है। ठीक, उन फीमेल्स के लिए ये हम करते हैं जो कंसीव नहीं कर सकती, यानी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, किसी दूसरे के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब दूसरा आता है टेक्निक, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। हमने क्या करा, हमने किसी डोनर से ओवा को उठाया और फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, यानी फीमेल ओवा बना नहीं पाई, हमने डोनर से उठाया और फीमेल के ही फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, और नॉर्मल स्पर्म वैसे ही जाएगा कॉपुलेशन के थ्रू, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसे क्या कहते हैं, गैमीट, क्योंकि ओवा क्या है, गैमीट ही तो, फीमेल गैमीट, तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहलाता है ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट, लेकिन सुटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ अनदर मेथड। तो इस तरीके का मेथड। अब दूसरा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। ये एक और स्पेशलाइज्ड मेथड है, जहां क्या करेंगे, ओवा को लेंगे, अभी क्या करा रहे थे आपको, ओवा को लिया था और स्पर्म लिया था अलग अलग, और इन्होंने फर्टिलाइजेशन नेचुरली किया टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ स्पर्म को उठाएंगे, इंजेक्शन से हम डायरेक्ट इसके अंदर डाल देंगे, किसके, ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो क्या हो गया, इसे क्या कर दिया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर हमने स्पर्म का क्या लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया। Yes, another specialized procedure है to form an embryo in laboratory in which sperm is directly injected into the ovum. For infertility cases either due to inability of male partner to inseminate or female or due to very low sperm counts in ejaculates could be corrected by artificial insemination. सर डोनर ओवा जो होता है उसका बॉडी रिजेक्ट नहीं कर सकती ना, उस सेल को वहां डाल दिया जाता है, वहां से तो आगे जा रही थी ना, रिजेक्ट थोड़ी करेगी बॉडी। इसके बाद यहाँ, और रिजेक्ट अगर करेगी भी तो हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट तो यूज करते ही है ना, इम्यूनोसप्रेसेंट लगाते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगली टेक्निक क्या है, ऊपर वाला हो गया। अब अगली टेक्निक है कि आपने कहा कि फीमेल पूरी तरह से ओवा नहीं बना पा रही थी, या मेल जो है वो पूरे उनका स्पर्म काउंट नहीं था पूरा, तो क्या करा जाएगा, बाहर कलेक्ट करके आर्टिफिशियली उसको इंसेमिनेट किया जाएगा। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इधर टू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस। अगर यूट्रस में डालेंगे तो इसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI। देखिए इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर अलग है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन अलग है। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा के एम्ब्रियो को हम यूट्रस में डाल रहे हैं उसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, और अगर हम सीमेन को डाल रहे हैं यूट्रस में तो इसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक, अब इस तरह से आपने कहा कि वैसा हमने सब देख लिया, बहुत सारी टेक्निक थी और ये सारा काम हमारा हो गया। ठीक, आ जाते हैं अब सीधे सीधे क्वेश्चंस के ऊपर, एक एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 20 से 30 मिनट लगेंगे, तेजी से करेंगे हम लोग, हो जाएगा। फर्स्ट नेशन वुड बी इनिशिएट वेरियस एक्शन प्लान्स ऑफ नेशनल लेवल। हाँ, पहला नेशन कौन था जिसने नेशनल लेवल पे बर्थ कंट्रोल के प्लान शुरू किया है, वो है इंडिया। टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोशल गवर्नमेंट इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब, 1951 में करा है। फुल फॉर्म ऑफ RCH, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर चाइल्ड, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी स्टेप्स आर टेकन टुवर्ड्स अटेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर एनसीईआरटी की लाइंस हैं, बताइए कौन सा वाला? फोर्थ बताइए। प्राइमरी स्टेप्स क्या है, काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डॉल्सेंस एंड एसोसिएटेड। ठीक है, ये बात सही है। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एसटीडीज इंक्लूडिंग एड्स, बैन ऑन एमटीपीज एंड एम्नियोसेंटासिस। ये नहीं सही है। एमटीपी के ऊपर बैन थोड़ी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को तो उन्होंने लीगलाइज कर दिया था, एम्नियोसेंटासिस के ऊपर बैन लगाया था। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन सही हुए, ए, बी और सी। ठीक है, कौन सा जाएगा, ये सी जाएगा। अगला, मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल
is required in reproduction related problems like मेडिकल असिस्टेंस किस किस के लिए यूज होता है? प्रेगनेंसी के लिए हो सकता है, डिलीवरी के लिए हो सकता है, एसटीडी के लिए, अबॉर्शन के लिए, कंसेप्शन के लिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए, या इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी सबके लिए सबके लिए हो जाएगा ना? चेक कर लो। मेडिकल असिस्टेंस तो सबके लिए ही हम लोग कर सकते हाँ हैं। सही है। अगला, which of the following is an indicative of improved reproductive health of the society? इसमें से कौन सी चीज है कि हमारी सोसाइटी बिल्कुल हेल्दी है? कौन सी चीज है? बेटर अवेयरनेस ऑफ सेक्स रिलेटेड मैटर, अवेयर है हमारे। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, ये भी सही है। बेटर पोस्ट नेटल केयर, भाई पोस्ट नेटल केयर पैदा होने के बाद की अच्छी केयर होगी, ये भी सही है। ठीक है। इंक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये नहीं है सर। इंक्रीज क्यों होगी? डिक्रीज करेंगे मैटरनल इसका मॉर्टेलिटी, डी वाला होगा। ठीक है। डिक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद ऑल फैमिलीज, स्मॉल फैमिलीज, तो सही है। डिक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, सही है। सही है बात। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ ये भी सही है। एसटीडीज, सही है। ये भी सही है। ओवरऑल इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये भी सही है। तो एक गलत है, बाकी सब सही है ना? तो क्या जाएगा आंसर इसका? सर डी वाला है। डी नहीं जाएगा। डी हाँ देख। डी है। नहीं डी का उसमें ई नहीं आ रहा है ना सर। ई थोड़ी होगा। डिक्रीज नंबर ऑफ डिक्रीज कपल थोड़ी होते हैं, डिक्रीज स्मॉल फैमिलीज होती हैं, हाँ डिक्रीज कपल थोड़ी होते हैं। नंबर ऑफ कपल्स डिक्रीज कर जाए। उन्होंने कहा फैमिली छोटी हो, कपल थोड़ी, शादी ना हो, ये थोड़ी कह रहा है। फैमिली को छोटा करने को कह रहा है। नहीं समझे बात को? तो ये भी गलत है। कौन सा गया? डी वाला। डी जाएगा। ए बी सी एफ और जी, ठीक। अगला 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सो इसका Population C growth होगा। is still around. सर बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी है। देखिए ये पुरानी एनसीईआरटी का डेटा है। अब क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20/1000 पर ईयर, ठीक है। अब नया डेटा ये 2011 की रिपोर्ट में, तो 11 से ही क्वेश्चन आएगा, एक से आएगा नहीं। which has an explosive impact on growth of population? So both बी एंड सी, बेटर लाइफ कंडीशन होगा। हाँ बी एंड सी। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज और बेटर लिविंग कंडीशन, तो ये आ जाएगा डी वाला, बोथ बी एंड सी। अगला, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन आल्सो बी टैकल्ड बाय। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि कैसे टैकल करी जा सकती है? बोथ एंड। सर बोथ एंड भी होगा। ए, हम लोग एज ग्रुप को बढ़ा दे भाई। हाँ। लड़कों के लिए 18, अरे लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 21, तो गलत बात है। सिर्फ बी है। लड़कियों के लिए 18 है। इंसेंटिव दिए जाए स्मॉल फैमिलीज को, हाँ इंसेंटिव दिए जाते हैं। स्टैट्यूटरी बैन ऑन मैरिजेस, बैन ही लगाते मैरिज पे क्या? ये तो नहीं खा सकते। नहीं ना, तो सिर्फ एक जाएगा डी, ठीक तो है। इसका सी डी इसका सी है। इसका C सहेली तो सीडीआरआई है कही थी और सीडीआरआई है लखनऊ, डी है, ठीक है, डी लखनऊ जाएगा। देखा हमने, वो नहीं देखा उधर। बर्थ कंट्रोल के ऊपर आ जाइए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे के सारे एनसीईआरटी के ही टॉपिक से हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड व्हिच इज मेल पार्टनर विथड्रॉल, देखिए मेल पार्टनर विथड्रॉ कर देता है इसका पेनिस वेजाइना में बिफोर इंसेमिनेशन, क्या वो किसे क्या कहते हैं? क्वाइटस इंटरप्ट या विथड्रॉल मेथड, है ना? इसी को यानी बोथ बी एंड सी जाएगा। नेक्स्ट, स्पर्मेटिसाइडल क्रीम्स जेली फॉर्म्स यूज्ड बैरियर मेथड टू इंक्रीज देयर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। डायफ्राम सर्वाइकल कैप व्हाट कंसेप्शन बाय, सी वाला inhibit the ovulation and कौन सा सी वाला? 12th का। इंक्रीज देयर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, अच्छा कंट्रासेप्शन लिखा है, कंट्रासेप्टिव है, इसका सी जाएगा। हाँ, डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स और वार्ड्स और प्रिवेंट कंट्रासेप्शन बाय, ये कैसे करेंगे? ब्लॉकिंग इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन। ये आपको बताया है कि बैरियर मेथड में आता है, ये इनहिबिट कर देंगे। ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, ये ब्लॉक करेंगे, स्पर्म की एंट्री को सर्विक्स के अंदर जाने नहीं देंगे। फाइंड सर ऑल ऑफ द ऑल ऑफ दी, Correct. ऑल ऑफ दी all of the above. मैच। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में लिपोस्लिप आ जाता है। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, वो कह रहा है एलएनजी 20 आ जाता है, कैसे ये सही है? हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टेरोन और इनवर्टी लो, ए वाला सही है सर। ये मल्टीलोड इधर आएगा, इसका इधर आएगा, ये तो दोनों गलत हो गए ना, तो ए A सही तो है। ए सही जाएगा ना, क्लियर हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज कौन से हैं?
ये करते क्या है? कॉपर रिलीजिंग दो काम करता है, Copper एक रिलीजिंग तो और फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है हाँ, और स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता ये है, वाला A और B और है। सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी और B मेक वाला। यूट्रस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन। B। नहीं यार, नहीं सप्रेस फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। A और B होगा। चेक करो। So, देखो आंसर क्या है इसका? Make uterus unstable. वही तो सप्रेस फर्टिलाइज। अब जब सप्रेस करेगा स्पर्म मोटिलिटी तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी तो कमी हो जाएगी, तब इस वजह से ए और सी जाएगा। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल? ये भाई मेक, देखिए ये आप लोग अगर देखिए ये किस में होता है, मेक यूट्रस अनस्टेबल, जब हम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लगाते हैं, हाँ। ये और ये चीजें तब दो आती हैं। Implantation करते हैं उसमें। जब ओरल कंट्रासेप्टिव की बात करते हैं तब ऐसा होता है, ठीक है, तब ये वाले दो कंडीशन आ जाएंगी, और वैसे आईयूडीज के लिए ये दो कंडीशन। चलिए अगला क्वेश्चन 16, which of the following is ideal contraceptive? IUDs. हाँ, आइडियल कंट्रासेप्टिव कौन सी है? आईयूडीज IUDs होती हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस for इसका females who भी want to process delay है। pregnancy and space. Estrogen. Oral contraceptive pills have Combination. estrogen alone या estrogen D progesterone वाला, दोनों, Sir, D वाला, D ए और वाला। सी दोनों होंगे, यानी डी जाएगा, इसका आंसर बी करेक्ट है। मैच द कॉलम, आपको कॉलम को मैच करना है, ऐसे बता दो। Natural with Natural. नेचुरल मेथड में आपने कहा विड्रॉल मेथड आ जाएगा, बैरियर मेथड में आपने कॉन्डोम लगा दिया या सर्वाइकल कैप्स या डायफ्राम आ जाएगा, आईयूडीज में आपने कहा प्रोजेस्टेरोन, यस। ओरल ओरल कंट्रासेप्टिव कौन सा होता है? सहेली है, और वो ट्यूबेक्टोमी। यस, सर्जिकल मेथड में ट्यूबेक्टोमी रहता है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। यहाँ आपको डायग्राम दिया हुआ है, आपको मैच करना है, करेक्ट मैच बताना है। सर ये ए condom का को- 4 होगा। देखिए ए जो है वो मेल कॉन्डोम हो गया, ये ए हो गया, ये सर इसका ये ऑप्शन फीमेल डी कॉन्डोम हो गया, हाँ, ये कॉपर डी हो गया, सी, लास्ट वाला और ये हो गया इम्प्लांट्स डी, ठीक है, इसका डी वाला होगा ऑप्शन। हल्के ही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल सही। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर। इजी है, तेजी से हो जाएगा। अगला ए और क्वेश्चन, सी। सर, D इम्प्लांट्स अंडर स्किन इंजेक्शन आल्सो ए और सी डी ए वाला और होगा। सी है, ए और सी। डी वाला होगा। हाँ, ये भी सेम बिल्कुल उसी तरह, प्रोजेस्टेरोन अलोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों, ए और सी। Implants under skin and injections are also used as contraceptive device. सेम सेम है ना, वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। 22वां क्वेश्चन देखिए 22, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, भाई साहब बताइए। रेप बोथ ए एंड बी। पॉसिबल प्रेगनेंसी, रेप ना। कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी जाएगा, यानी डी जाएगा, ये इसका करेक्ट नाम ऑप्शन। था। ठीक। Which of the following is used as an emergency contraceptive? कौन सी चीज करेंगे? सर बी वाला नहीं, Any B वाला वाला होगा। हाँ? नहीं नहीं नहीं। आईयूडीज थोड़ी यूज कर लोगे, हाँ, बी वाला होगा। बी यूज करोगे, बी। इमरजेंसी में भाई साहब यही करोगे, ठीक है, गोली खाओ 72 घंटे के अंदर अंदर। The contraceptive device which is highly effective but Surgical method. reversibly is very poor. Surgical. इसकी रिवर्सिबिलिटी नहीं है, वापस नहीं बदल सकते, एक बार कट गया तो कट गया। सर्जिकल। सर्जिकल मेथड, ठीक है, कट जाता है इसमें। अगला 25, प्रोजेस्टेरोन prevents contraception pill is meant for। प्रिवेंटिव फर्टिलाइजर। सी है इसका, प्रिवेंटिव इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। हाँ सी है। बिल्कुल, प्रोजेस्टेरोन जो है वो होस्टाइल ही नहीं बनाएगा, रुकने नहीं देगा, ठीक है। देख लो आंसर क्या है, आंसर देख लेते हैं। इसके तो आगे बढ़ गए हम लोग, अगले पेज पे आ जाओ, देखो आंसर क्या है, जब तक अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। सर इसका 37 का ए है। ए है, चेक ओव्यूलेशन, तो फिर भैया इसका आंसर ए जाएगा, ये याद रखना, गलत आपने बता दिया, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या करेगा, ओव्यूलेशन, यानी प्रोजेस्टेरोन जब तक निकलता रहेगा ओव्यूलेशन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। 25 का ये याद रखिएगा। 26 क्वेश्चन नंबर 26, डायफ्राम। 10 मिनट और रुक जाओ। डायफ्राम सर उसका। Which of the following is safest method of birth control? डायफ्राम। सेफेस्ट मेथड यही होगा, डायफ्राम है, कॉपर टी दो। पता
पता नहीं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 10 मिनट में हो जाएंगे। विच इज द सेफेस्ट मेथड, हो गया ये। अ कंट्रासेप्टिव मेथड विच इज which the couples avoid abstain 10 से बाहर, कौन सा मेथड है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। अगला 29 क्वाइटस इंटरप्ट। क्वाइटस इंटरप्ट क्या होता है? ये आपका नेचुरल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड। कॉन्डोम्स, बैरियर हो गए, मल्टीडोट 375, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस और वैसेक्टोमी, सारे वही सीधे सीधे लिखे हैं। चलिए अगला, ओरल कंट्रासेप्टिव्स आर यूज्ड बाय फीमेल्स टू चेक। ओरल कंट्रासेप्टिव क्या करती हैं? ओव्यूलेशन को चेक करती हैं। अभी 25वां क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट, सो इसका लिप्स लूप है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, लिप्स लूप। लिप्स लूप। अगला, CUT। मोस्ट इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव मेथड फॉर लेडीज, CUT। कॉपर टी, लेडीज, सहेली, नॉन स्टेरॉइडल होती है। अगला, 14 कंट्रासेप्शन 14th डे ओव्यूलेशन स्टार्टिंग मेंस्ट्रुएशन, कंट्रासेप्शन चांस, Conception। हाँ कंसेप्शन का चांस 14th डे, ठीक है। 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा तो 14वें दिन ही से है शुरू। 35वां क्वेश्चन, आइए। मैच का कॉलम, केमिकल मेथड, स्पर्मेटिसाइडल क्रीम्स या जेलीज, आईयूडीज, कॉन्डम्स, कॉपर टी या बैरियर बैरियर मेथड में कॉन्डम और सर्वाइकल कैप आ जाएगा, स्टेरिलाइजेशन यूरोटॉमी और वैसेक्टोमी आ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये नीचे वाला भी देखिए। एक मिनट जाओ, ऑप्शन बी था। लीगलाइज कर दिया भैया 1989। कब? 71 1971 में, 21। अभी यार बताया। Which of the following condition MTP is performed? कौन सी कंडीशन में MTP होगा? To get rid of unwanted pregnancies due to casual unprotected intercourse, हाँ ये सही कर है। सकते हैं। ठीक है। To get rid of unwanted pregnancies due to failure of contraceptive use during ABC है। रेप में कंट्रासेप्टिव का यूज किया गया। अच्छा हाँ ठीक हाँ। है। Where the continuation of pregnancy Sorry, could A, B be और C harmful, हाँ बिल्कुल, to get rid of pregnancy as the fetus is found to be female, ये बहुत सही दे दिया। तो सिर्फ और सिर्फ A B C, ठीक है। फीमेल all of भाई the फीमेल above। फर्टिसाइड से तो बचना ही था। इस वाले का all of the above। Amniocentesis is employed for determining, amniocentesis क्या करा जाता है? Errors of amino acid, hereditary abnormality या cardiac ailments of embryo, hereditary abnormality in embryo। Yes sir, all of the above बस all of the above होगा शायद। आंसर क्या जा रहा है? देखो इसका आंसर बी जाना चाहिए। देखो क्वेश्चन एमनियोसेंटेसिस का यूज किया जाता है, बी ही जाएगा। सही है बी, ठीक है, बी ही जाएगा भाई। देखिए ये तो आपका पैदा होने के बाद पता चलेगा, ये भी पैदा होने के बाद पता चलेगा, लेकिन जो पैदा होने से पहले बातें हैं वो बातें हम पता कर सकते हैं हेरिडिटी वाली। देखिए लास्ट आ गए हम लोग, सेकंड लास्ट हेडिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ऊपर। हेपेटाइटिस बी, एचआईवी इन्फेक्शन कहां से कहां? ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू अदर बाई, कैसे? all of the above। सबसे हर तरीके से फैल जाएगा, ठीक है। अगला, अर्ली सिम्टम्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द एसिडीज आर, इचिंग होगी, हाँ ये भी होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज भी होगा, साइड पेन भी होगा, स्वेलिंग नहीं होगी। पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ये तो हाँ जब ज्यादा आगे जाओगे तो हो जाएगा, स्टिल बट ये भी होगा। हो जाएगा। हाँ। ये तो आगे के है कंडीशंस, अर्ली सिम्टम्स की बात कर रहा है, ये तो आगे के सिम्टम्स है, पीआईडी वगैरह, ये तो आगे। तो ए बी सी जाएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन जाएगा, ठीक है। अगला, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल जेनिटल्स, सो गोनोरिया and I only baby born to infected mothers। गोनोरिया होता है। गोनोरिया स्टॉप करना होता है। देखो आंसर क्या है इसका, स्टॉप होगा तो गोनोरिया जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला, ऑल द पर्संस vulnerable to STDs, there indicates high among persons। कौन सी एज से लेके कौन सी एज तक सबसे ज्यादा होएगा? 15 से 25 साल की उम्र वालों को सबसे ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ
STDs इंक्लूड कम क्या क्या होगा PID होगा Abruption, stillbirth, abortion PID हो जाएगा abortion हो जाएगा। stillbirth ectopic pregnancy infertility नहीं cancer reproductive tract यही सारे होगा ABCDF है कोई हाँ सर, ABCD नहीं है। ABCD नहीं है सर। या तो abortion नहीं होगा क्या नहीं abortion नहीं होगा सर। देखो 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 रुको ऐसा इसी में देख ले रहा है। देख लो हाँ बिल्कुल देखो चलिए इनफर्टिलिटी भी हो जाएगी फिर आ जाएगा। अब आ जाते हैं लास्ट सेक्शन हमारा बिल्कुल आखिरी सेक्शन है 10 क्वेश्चन बचे हैं आपके मात्र 10 भी नहीं होंगे ठीक है देख लीजिए देखिए क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखिए द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी कुड बी क्या हो सकते हैं फिजिकल भी हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं जेनेटिकल भी हो सकते हैं ड्रग्स या डिजीज सभी हो सकते हैं सारे डी जाएगा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स दैट हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स एंड इनेबल्स इनफर्टाइल तो इसे क्या कहते हैं हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कह देते हैं ठीक है हेल्थ केयर यूनिट्स जरा ध्यान दीजिए इसके ऊपर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा हेल्थ केयर यूनिट्स इनफर्टिलिटी क्लिनिक तो नहीं है इसका आंसर देखिए इनफर्टिलिटी देखिए डी जाएगा इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होंगे देखिए ये यूनिट की बात कर रहा है ठीक है हेल्थ केयर यूनिट्स वो जगहें तो वो थे क्लिनिक्स अगला द टेक्निक टू असिस्ट दोस फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव जो कंसीव नहीं कर सकती हैं उनके लिए कौन सी टेक्निक यूज होगी बताइए जल्दी से in vitro fertilization। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर तो दोनों ऊपर नीचे सेम नहीं है कहां उसमें भी IVF है सही है सर सही है। अच्छा एक मिनट ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन है और वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है इन vivo fertilization हाँ सर नीचे वाला B है। सही देख लो नहीं इन हाँ 72 का मींस 47 का B है सर। ठीक अगला फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट उसके लिए क्या करा जाए भाई गिफ्ट सर D गिफ्ट गिफ्ट दे दो उसको सर DIUI है। गिफ्ट देख लो भाई सही से 72 है सॉरी। हाँ अगला क्वेश्चन सर 48 IVF फॉलोड बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इसे क्या कहेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम अगला डोनर सीमेन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू यूट्रस इसे क्या कहते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन B सीमेन डाला जा रहा है इंसेमिनेशन इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर नहीं था बता चुके हैं अभी आपके ऊपर अब देखिए बस 2 क्वेश्चन बचे हैं ध्यान से देख लीजिए जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर क्या करा जाता है इसमें जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है या एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है या यूट्रस में A सर A जाइगोट को डाला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट का नाम है जाइगोट इंट्राफेल बेसिकली इसके लिए भी अगर और सही से आए तो 8 ब्लास्टोमियर्स या उससे कम वाले को डाला जाता है सर A नेक्स्ट का सर D है मैंने बोल दिया। असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसप्लांट इन फैलोपियन ट्यूब क्या करा जाएगा इसे क्या कहेंगे embryo up to 8 blastomere। एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स चलिए उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये चैप्टर का पूरा रिवीजन हो गया होगा आगे के लिए हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में स्टे सब्सक्राइब एंड शेयर